जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग क्लास 10 का जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो ये चैप्टर है ऑलरेडी पढ़ा दिया है। उसको एक्सप्लेन करके मैंने इसका 2 या 3 वीडियो बनाकर यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला हुआ है। आज हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने इसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पहले डाल दिया। बता दूं आपको बच्चों कि मैंने इसका एक्सप्लेन और इसका ऑब्जेक्टिव दोनों ही पार्ट वाइज वीडियो बनाकर डाल दिया है। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बच्चों, और इससे आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो इजी वे में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपको कुछ नहीं जाता, आपका कुछ नहीं होता, समझे बच्चों। हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, हम लोगों की हिम्मत बढ़ती है, और हम लोग और भी ज्यादा जोर शोर से वीडियो बना के प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो सोच क्यों रहे हैं, जाइए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको आज बताऊंगा ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसमें से कुछ हो सकता है कि 5 मार्क्स वाले हो, लेकिन इसके बाद एक और वीडियो इसका आएगा मेरा, जो कि फाइनल वीडियो होगा, और उसमें मैं इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सारे लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा। इतना मैं श्योर हूं बच्चों कि इससे बाहर का क्वेश्चन मेरे अंदाज से नहीं आना चाहिए। मैंने जितना भी क्वेश्चन है सबको ईयर वाइज ये भी मेंशन कर दिया कि किस किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन का लाभ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। यानी भारत का जो संविधान है उस संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सी बातों का वर्णन किया गया है उनको बताना है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 जो है ना बच्चों, वो स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर संबंधित है। यानी अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत के लोगों को यानी इंडियंस को, भारतवासी को देश भर में कहीं भी बस सकते हैं या बसने का अधिकार है, वहां व्यवसाय करने का अधिकार है, और किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन एक तरीके से। ठीक है बच्चों, तो संविधान का जो अनुच्छेद 19 है बच्चों, इस अनुच्छेद 19 में भारत के नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भारत के लोग जो है, जो भारतवासी है, देश भर में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, और अपनी सोच के अनुसार विरोध प्रकट भी कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनको अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं धारा जो अनुच्छेद 19 जो है बच्चों, इसका संबंध हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों से है, जिसका वर्णन भारत के संविधान में किया गया है। ये क्वेश्चन बच्चों 2011 में पूछा गया है, तो निश्चित तौर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि अगर मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, तो आप लिख सकते हैं अनुच्छेद 19। ऑब्जेक्टिव में भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब ये अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। संघीय सरकार की 2 विशेषताओं को लिखे, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता को लिखे। यानी संघीय व्यवस्था, आप लोग को तो मालूम है, मैंने पढ़ा दिया कि संघीय व्यवस्था हुआ होता है जिसमें सत्ता का विभाजन क्या रहता है, सत्ता किसी एक के हाथ में रहती है, सत्ता का बंटवारा रहता है। और हम सब जानते हैं कि भारत में सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच है। किसके बीच है बच्चों? केंद्र और राज्य के बीच है। इसीलिए भारतीय संविधान को हम लोग भारतीय सरकार को हम लोग संघीय सरकार के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसकी 2 विशेषताओं को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा टाइपिंग उल्टा हो गया बच्चों, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, यहाँ आना चाहिए था, तो नीचे की संख्या ये मिला लीजिएगा, यहाँ होगा। उसी तरह इसमें भी कुछ उल्टा हो गया। ठीक है, देखिए
इसकी पहली विशेषता क्या है? संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होती है। मैंने आपको बताया ना, संघीय व्यवस्था में जो सत्ता है वह केंद्र और राज्य के बीच बटी रहती है। ठीक है बच्चों, और इसमें जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो सर्वोच्च सत्ता है, जो ताकत है, ज्यादा से ज्यादा ताकत वह केंद्र के पास रहती है। राज्य से ज्यादा ताकत केंद्र के पास है बच्चों, और उनकी विभिन्न इकाइयों के बीच ताकत को, यानी जो उसकी शक्ति है, शक्ति को बांट दिया जाता है। आप लोगों को मालूम है ना, जैसे केंद्र की शक्ति को कार्यपालिका, विधायिका, और न्यायपालिका के बीच बांट दिया जाता है। यानी संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होती है, और केंद्र की जो विभिन्न इकाई होती है उन इकाइयों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। और ये विभिन्न इकाई क्या है बच्चों? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ पर दोहरी सरकार है। दोहरी सरकार कैसे है? तो एक केंद्र सरकार है बच्चों, और दूसरा क्या है? राज्य सरकार है। हमारे यहाँ दोहरी सरकार है बच्चों, एक की केंद्र सरकार है और दूसरी राज्य सरकार है। इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। तो अब इस तरह देखिए, ये यहाँ चढ़ जाएगा और ये यहाँ चढ़ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? भारतीय संघीय व्यवस्था में दोहरी, देखिए दो विशेषता। पहली, केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता किसके पास है बच्चों? केंद्र के पास होती है, और केंद्र की जो इकाइयां होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके बीच शक्ति का बंटवारा होता है। ये इनकी पहली विशेषता होगी। और दूसरी विशेषता क्या होगी? भारतीय संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार है। ठीक है, दो स्तरों पर सरकार चलती है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। और इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। ये भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। ये भी क्वेश्चन 2023 से पूछा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पहली विशेषता याद रखिएगा कि सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होती है, और केंद्र के विभिन्न अंगों के बीच, इकाइयों के बीच शक्ति का बंटवारा हो जाता है। दूसरी, यहाँ दोहरी सरकार है। सरकार के जो कार्य हैं, सरकार की जो शक्तियां हैं, वह उनके दोनों स्तरों के बीच, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बटी रहती है। इसीलिए भारत की सरकार को दोहरी सरकार कहा गया है, क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य स्तर पर बटी रहती है। और दोहरी सरकार जहां रहती है उसको संघीय व्यवस्था वाला सरकार भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया बच्चों। क्या कहता है? भारत का लोकतंत्र कितना सफल है? यानी अगर आप लोग कहीं बताइए कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी का स्थापना हुआ, हम लोग कह सकते हैं 1947 में हमारे यहाँ हमको आजादी मिली। 1952 में पहला चुनाव हुआ, 1949 में, सॉरी 1950 में भारत का संविधान बना। ठीक है, और 1952 में पहला चुनाव हुआ। यानी कहा जाए तो 1947 से ही हमारे यहाँ लोकतंत्र की तैयारी शुरू हो गई थी, और आज तक हमारे यहाँ लोकतंत्र है बच्चों। ये प्रमाण है, ये बताता है कि भारत में लोकतंत्र सफल है। आज नेपाल की तरह बार बार हमारे यहाँ लोकतंत्र चेंज हुआ, कभी लोकतंत्र, कभी राजतंत्र, कभी सैनिक शासन। पाकिस्तान में भी आप देख लीजिए, कभी लोकतंत्र, कभी राजतंत्र, कभी सैनिक शासन। बांग्लादेश आपका पड़ोसी देश हम लोगों का, वहां हाल फिलहाल में देख लीजिए कितना बड़ा घटना घटी। वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, ठीक है, उनको बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। तो ये देख सकते हैं, हमारे आगे कंडीशन नहीं है बच्चे, हमारी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भारत में काफी हद तक सफल है। इन्हीं चीजों को आज हम लोग लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? भारत का लोकतंत्र काफी सफल है, एकदम 100% सफल। आप देखिए 1947 से अब तक हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं हुआ है। और भारतीय लोकतंत्र में, हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, 1975 में एक प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या थी? आपातकाल की थी। 1947 25 जून की थी, आपातकाल लगा था 25 जून को 1947 बोल दिया, 1975 में हमारे भारत में आपातकाल लगा था, जो हमारे लोकतंत्र के लिए समस्या थी, लेकिन उसको भी भारतीयों ने कंट्रोल कर लिया बच्चों। तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा प्रॉब्लम से भी हम लोग निकल गए। तो हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र काफी सफल रहा है। भारत का जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र में
कोई भी निर्णय देर से भले ली जाती है, हमारे यहाँ निर्णय देर से ली जाती है लेकिन वो सही होती है, क्योंकि भारत का एक सोच है, भारत का जो कानून व्यवस्था का एक सोच है कि 100 बेगुनाह छूट जाए, सॉरी 100 गुनाहगार छूट जाए, 100 गुनाहगार आजाद हो जाए, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। 100 बेगुनाह छूट जाए लेकिन एक मिस बोल दिए बच्चों, 100 गुनाहगार छूट जाए, ठीक है, 100 गुनाहगार छूट जाए या 1000 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा सोच है, ठीक है। इसीलिए निर्णय लेने में थोड़ा देर होती है, पूरा जांच पड़ताल होता है, लेकिन जो भी निर्णय लिया जाता है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि देर से लिया गया निर्णय एक शांतिपूर्वक प्लानिंग करके लिया जाता है, इसीलिए वह निर्णय सही भी होता है बच्चों, और वह निर्णय अस्थायी भी होता है। और भारत में देर से निर्णय लिए जाती है, निर्णय सही भी होती है, और इसीलिए अगर हम लोग कहें कि आज भारत में विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग हैं, कई धर्म, कई भाषा, कई संस्कृति के लोग आज इंडिया में हैं, लेकिन ये सब क्या बच्चों आज भी मिलकर रह रहे हैं, और इनके साथ हमारा लोकतंत्र सफल भी रहा है। कई जाति, कई धर्म, कई भाषा के लोग रहने के बाद भी, कई संस्कृति के लोग रहने के बाद भी भारत में लोकतंत्र काफी सफल रहा है। भारत में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है, ये भी हम जान रहे हैं, और संविधान में नागरिकों को भी अधिकार की रक्षा की बात की गई है। यानी इंडियन संविधान ऐसा बना है जिसमें स्पष्ट रूप से भारत के नागरिकों की रक्षा, उनके अधिकारों का जिक्र किया गया है। भारतीय लोकतंत्र से भारतीय जो है, यानी भारतीय जो है वह भारत के लोकतंत्र से स्वतंत्र है, यानी भारत के लोग लोकतंत्र से स्वतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र से संतुष्ट है, भारत के लोग संतुष्ट है लोकतंत्र से, उनको लोकतंत्र से कोई शिकायत नहीं है। और भारत में सभी को अपने विचार को रखने और विरोध करने का भी अधिकार है। भारत के लोगों को इंडिया का संविधान है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत के लोग अपने विचारों को रख सकते हैं, और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो वो उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे भारत के लोगों को विरोध करने का भी अधिकार है, अपने बातों को रखने का भी अधिकार है, ठीक है। इसलिए भारत के लोगों को भारत के लोकतंत्र से काफी आशाएं हैं, काफी आकांक्षाएं हैं, उनको बहुत ज्यादा होप है, उम्मीद है भारत के लोकतंत्र से। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र भारत में काफी स्वतंत्र है, तब ना आज इतने धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं, फिर भी भारत के लोकतंत्र पर आज उंगली नहीं उठी है, ये क्लियर है बच्चे। तो हम कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र बिल्कुल सफल है। आज भारत के नागरिकों को विरोध करने का अधिकार है, अपने विचारों को रखने का अधिकार है। बहुत देश में तो ऐसा है कि आप बोल नहीं सकते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ बोलिएगा तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन इंडिया में कुछ नहीं है। आप पीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबका विरोध करते हैं, मुख्यमंत्री का विरोध कर सकते हैं। आप देखते होंगे न्यूज में कि एक दूसरे का विरोध कितना होता है, ठीक है बच्चों, लेकिन यही दूसरा कंट्री रहेगा तो इतना विरोध करने की छूट नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, जिला परिषद के कार्य को लिखे। जिला परिषद के कार्य, 3 कार्य को लिखने बोला जो 2012 में पूछा गया है। तो जिला परिषद के कई कार्य बच्चों, पहला बोल सकते हैं कृषि और उसके विकास के लिए कार्य करना। जिला परिषद एग्रीकल्चर और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करती है, कैसे खेती का विकास होगा, कैसे, क्योंकि जिला परिषद का संबंध ग्राम से है बच्चे, स्थानीय स्वशासन जो गांव के स्थानीय स्वशासन है उससे है, इसलिए उसका काम होता है खेती के विकास के लिए योजनाएं बनाना, उसके विकास, कृषि के विकास कैसे होगा इस पर योजना बनाना, शिक्षा का विकास करना, समाज के कल्याण के लिए योजना बनाना, सड़कों का निर्माण करना, ये सब काम जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं बच्चों। और जिला परिषद जो है स्थानीय स्वशासन, जो ग्राम पंचायत होता है, जो ग्रामीण लेवल का जो स्थानीय स्वशासन है उसकी तीसरी शाखा है। पहला में क्या आता है, पहला में आता है ग्राम पंचायत, दूसरा में आता है पंचायत समिति, और तीसरा में आता है जिला परिषद, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नगर निगम। नगर निगम के आय का साधन क्या है, ये 2012, 2015 और 2022 में पूछा कि नगर निगम को रिवेन्यू किससे मिलती है, नगर निगम को आमदनी किससे आती है, नगर निगम में जो फंड है वह कहां से आता है। तो देखिए नगर निगम के फंड का कई कारण है, कई स्रोत है, कई
तरह से नगर निगम को फंड आता है। यानी नगर निगम का आय आमदनी का रिवेन्यू का कई साधन है। पहला है गृह कर, मकानों पर कर। नगर निगम जो है आपके घरों पर, आपके जमीन जायदाद पर टैक्स लगाती है, कर लगा करके कर लगाती है, जिसको हम लोग गृह कर कहते हैं। यानी नगर निगम आपके घरों पर, आपके जमीन जायदाद पर कर लगाती है, और इस कर को हम लोग गृह कर कहते हैं, और इसको वह एक राशि के रूप में वसूलती है। यानी नगर निगम घरों पर और जमीन जायदाद पर कर लगा करके उसको गृह कर के रूप में वसूलती है, और वह गृह कर कहीं ना कहीं नगर निगम के आय का एक बड़ा साधन होता है। इससे भी नगर निगम को काफी बड़ी मात्रा में रिवेन्यू मिलती है। दूसरा होता है जल कर, पानी का टैक्स लेती है। नगर निगम मकान और दुकानों में जो दुकान के कर मूल्य का 3% जल कर के रूप लेती है। ये जो गृह कर, मान लीजिए आपका 100 रुपया हुआ ना, अगर आपके घर का टैक्स 100 रुपया होता है तो उस 3 रुपया वह जल कर के रूप में आपसे वसूलेगी। यानी आपके गृह कर, जो आपका गृह कर है, उस गृह कर का वो 3% जल कर के रूप में लेती है। यानी जितना बड़ा आपका घर रहेगा, पानी का उतना ज्यादा टैक्स आप लोगों को देना होगा। यानी नगर निगम मकान और दुकान के कर मूल्य का 3% वह जल कर के रूप में वसूलती है। उसके बाद वह मनोरंजन कर भी लेती है। जैसे नगर निगम सिनेमाघर, थिएटर, संगीत सम्मेलन, सर्कस। अगर मान लीजिए आपके एरिया में कोई थिएटर आ गया, कोई संगीत सम्मेलन आ गया, कोई मीना बाजार आ गया, कोई मेला लगा, इन सब चीजों पर टैक्स वसूलती है, और उन पैसों से वह नगर निगम का डेवलप करती है। इसके अलावा एक और चीज लिख लीजिएगा बच्चों, नंबर ग में, कि सरकार द्वारा क ख ग होगा ना, ये ग होगा, चौथा भी लिख सकते हैं। हालांकि आपको 2 ही कर पूछता है, तीसरा कर या चौथा कर मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, ठीक है। अगर 2 कर पूछा तो आप लोग सिर्फ गृह कर और जल कर लिख दीजिएगा। तीसरा में मनोरंजन कर। चौथा एक चीज और लिख सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा मिलने वाला अनुदान। राज्य सरकार भी समय समय पर अनुदान देती है, और उस अनुदान से भी नगर निगम का आमदनी होता है। इसके अलावा वो विज्ञापन कर लगाती है, होर्डिंग्स कर लगाती है, साइन बोर्ड कर लगाती है। आप अपने नगर निगम के एरिया में प्रचार करने के लिए कोई बैनर टांग रहे हैं, कोई होर्डिंग लगा रहे हैं, उन सब का टैक्स नगर निगम लेती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो नगर निगम होते हैं, नगर निगम का टैक्स का मेन का जो टैक्स है, उसकी जो आमदनी होती है, उस आमदनी का आय का साधन क्या है बच्चों? पहला है गृह कर, दूसरा है जल कर, जो कि पूरे कर का 3% होता है, और गृह कर हो गया आपके घर पर, आपके जमीन जायदाद पर लगने वाले कर को गृह कर कहते हैं। मनोरंजन कर तीसरा हो गया, जिसमें नगर निगम सिनेमाघर, थिएटर, संगीत सम्मेलन, सर्कस, मीना बाजार वगैरह से टैक्स वसूलती है। और चौथा हो गया राज्य सरकार द्वारा मिलने वाला अनुदान। इन सब चीजों से नगर निगम को रिवेन्यू, आमदनी प्राप्त होती है, जिस आमदनी का यूज वो नगर के विकास में करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है नगर पंचायत के प्रमुख अंग क्या है। ठीक है बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, 13 में 16 में पूछा है। तो नगर पंचायत के मोस्टली निम्न अंग है, जिनमें हम लोग ये 4 अंक पढ़ेंगे, ठीक है, 5 अंक पढ़ेंगे। तो जिसमें देखिए नगर पंचायत के 5 अंक हम लोग निम्न अंग लिख के डायरेक्ट लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो पहला अंग क्या है नगर पंचायत का? पहला अंग है ग्राम सभा। ठीक है, यानी ग्राम सभा गांव के जितने भी वयस्क का मतलब एडल्ट, 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी, चाहे वो स्त्री हो या महिला हो, वह सभी जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है, ठीक है, वह ग्राम पंचायत के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वह सब जो है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पूरे गांव के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी मेंबर्स ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो बच्चों एक निर्वाचित सदस्य होता है, यानी इसको वोट देके जनता चुनती है। ठीक है, और ग्राम पंचायत जो है वो निर्वाचित सदस्य से बना है। ग्राम पंचायत में आपको मुखिया, सरपंच,
उसके बाद पंच, ये वार्ड मेंबर, पंच वगैरह सब होते हैं जो निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित का मतलब होता है जिसको जनता वोट देकर चुनती है, उसको निर्वाचित कहते हैं। तो ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य होते हैं बच्चों। गांव के विकास का कार्य करना, उसकी योजना बनाना, उसके कार्यक्रमों को लागू करना, ये सब ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी होती है। यानी अगर हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में बात करें तो ग्राम पंचायत का पहला अंग है ग्राम सभा, दूसरा अंग है ग्राम पंचायत, तीसरा अंग है मुखिया। मुखिया ग्राम पंचायत का क्या होता है बच्चों? अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है मुखिया, जो बैठक बुलाती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मुखिया जो होता है वो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। जो ग्राम पंचायत चुना गया है इसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं बच्चों। ठीक है, और मुखिया का काम होता है ग्राम सभा का बैठक बुलाना। जो ग्राम सभा है जिसके मेंबर्स गांव के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी स्त्री और पुरुष होते हैं, उसकी बैठक बुलाने का काम मुखिया करता है बच्चों। चौथा है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल बच्चों गांव की पुलिसिया व्यवस्था है। गांव की पुलिसिया व्यवस्था है ग्राम रक्षा दल। यानी एक तरह से कहने का मतलब गांव का पुलिस है जिसका काम गांव की सुरक्षा करना और गांव में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। ठीक है, यानी ग्राम रक्षा दल जो है गांव की पुलिसिया व्यवस्था है जिसका काम गांव की रक्षा करना और गांव में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और ग्राम रक्षा दल का जो अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है, जो मुख्य होता है, उसको हम लोग दलपति कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। ग्राम रक्षा दल का जो हेड होता है उसको हम लोग दलपति कहते हैं। और ये जो चौथा अंग है ग्राम कचहरी। ठीक है बच्चों, तो ग्राम कचहरी जो है वह गांव की अदालत है। गांव की अदालत है ग्राम कचहरी। और ग्राम कचहरी जो है दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे की सुनवाई कर सकती है। ग्राम कचहरी दीवानी और फौजदारी यानी जमीन जायदाद से संबंधित और मारपीट से संबंधित दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करती है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा बच्चों, जो ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत का जो अंग होता है, ग्राम पंचायत के जो अंग होते हैं बच्चों, वह पहला अंग कौन होता है? पहला अंग ग्राम सभा होता है। दूसरा होता है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा का जो होता है मेंबर सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के गांव के सभी व्यक्ति होते हैं। उसके बाद चौथा होता है ग्राम का जो मुखिया होता है पंचायत का, वो मुखिया जो कि अध्यक्ष कहलाता है ग्राम पंचायत का। चौथा है ग्राम रक्षा दल और पांचवा है ग्राम कचहरी। ग्राम रक्षा दल गांव की पुलिसिया व्यवस्था है और ग्राम कचहरी कह सकते हैं हम लोग गांव का कोर्ट है, गांव का अदालत है। और इसका प्रधान जो है बच्चों सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। और ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ राज्य का क्या अर्थ है? ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। 14, 16, 17 तीन बार पूछ चुका है। संघ राज्य का क्या अर्थ क्या होता है बच्चों? सिंपल सा टॉपिक समझिए। जब किसी शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य की स्थापना की जाए, ठीक है, यानी शक्ति केंद्र और राज्य के बीच बांट दिया जाए, दो स्तरों की दोहरी शक्ति का संचालन हो या दोहरा सरकार चले, उसको हम लोग संघ राज्य की गिनती में रखते हैं बच्चों। यानी जब किसी देश में शासन के संचालन के लिए दूसरे स्तर पर सरकार का गठन हो, यानी एक तो यहाँ है ही केंद्र, उसके अलावा भी एक स्तर पर सरकार का गठन जिसको राज्य कहते हैं, जो उसके नीचे रहे, तो उसको हम लोग संघ राज्य कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है, आप यहाँ से ये नहीं लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हैं, जब सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच किया जाए तो हम इसे संघ राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होती है, जैसे भारत और अमेरिका। आप चाहिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आंसर लिखिएगा तो आपका सही है। तो मैंने दोनों तरह से बता दिया है, ये भी आंसर हमारा, इसको भी सिर्फ लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच कर दिया जाए तो इसे हम लोग संघ राज्य के नाम से जानते हैं। और इसमें सर्वोच्च सत्ता जो है बच्चों वो केंद्र के पास होती है, और इसका उदाहरण भारत और अमेरिका है। इसलिए मैंने यह लिखा है, जब किसी देश के शासन के संचालन के लिए दूसरे स्तर पर भी सरकार का गठन हो तो उसे हम लोग संघ राज्य कहते हैं बच्चों। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बारे में मैंने जो एक्सप्लेन का वीडियो बनाया बच्चों, उसमें बेहतर तरीके से समझा दिया है, पूरा डेफिनेशन दे दिया, आप उसको देख लीजिएगा और अच्छी तरह से ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं।
ये क्वेश्चन क्या बताता है कि ये 15 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में पूछा है। 15, 18, 19, 20, 22 ये बताता है कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चे। ये स्पष्ट करता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया तो 100% वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन को रट ही लेना है कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्या महत्व रखती है, यानी सत्ता में सभी वर्ग का भाग लेना लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है या लोकतंत्र के लिए क्या महत्व रखती है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके इसको लॉन्ग टाइप पे भी तैयार कर दिया कि आप लॉन्ग में पूछे तो आप लॉन्ग में इसका जवाब दे दीजिए। इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है, आप एक दो पॉइंट छाट दीजिएगा तो शॉर्ट में हो जाएगा। तो मैंने लॉन्ग करके तैयारी कर दिया क्योंकि कभी कभी ये लॉन्ग में भी पूछता है। ठीक है बच्चों, तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हमको भी भैया सत्ता में अधिकार मिल गया है, हम अपने बातों को सरकार के सामने रख पा रहे हैं, सभी का हिम्मत बढ़ता है। इसीलिए सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और ये सुनिश्चित करती है कि सरकार में सभी समूहों की भागीदारी हो। यही तय करती है कि सरकार में सभी समूहों की भागीदारी हो, सभी समूह सरकार में हिस्सा ले, जिससे समाज में समानता है और न्याय बने। क्योंकि सत्ता में साझेदारी होगा तो सभी वर्ग के लोगों को शासन में भाग लेने का मौका मिलेगा। जब सभी वर्ग के लोग शासन में भाग लेंगे तो समाज में समानता आएगी, न्याय बना रहेगा और टकराव कम होगा बच्चों। टकराव की स्थिति कम होगी क्योंकि ये समानता और न्याय जो है वो टकराव को कम करता है। किसको कम करता है? टकराव को। यानी कहीं ना कहीं सत्ता में साझेदारी आएगी, टकराव कम होगा और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। पॉलिटिकल रूप से अस्थायित्व आएगा, राजनीतिक रूप से सरकारें अस्थायी रहेगी और वो बेहतर तरीके से काम करेगी। इसको बच्चों को इस तरीके से दिखा भी सकते हैं पॉइंट वाइज कि सत्ता में साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो है सत्ता का बंटवारा हो जाता है। यानी सत्ता में साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, जिसके उनके बीच संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। जब सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में भागीदारी मिलने लगती है तो संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। अब किसी को अधिकार मिलेगा, किसी को पॉलिटिक्स में भाग लेने का मौका मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जिसको नहीं मिलेगा वो असंतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो विरोध करेंगे। लेकिन यह सबको मिलता है मौका, जिसके कारण संघर्ष कम होता है। जब विभिन्न समूहों को सरकार में प्रतिनिधित्व मिलता है तो वे सरकार के प्रति अधिक वफादार हो जाते हैं। विभिन्न समूहों को, सभी वर्ग के लोगों को जब सरकार में प्रतिनिधित्व मिलता है, सरकार में जगह मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के प्रति वफादार हो जाते हैं, जिससे राजनीतिक स्थिरता आती है। बागी नहीं बनते हुआ विरोध नहीं करते हैं, सरकार गिराने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो मालूम है भैया हमको जो मिलने का मिल रहा है तो हम विरोध क्यों करें। सिंपल बात है। सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि सरकार में सभी वर्गों की भागीदारी हो, जिससे समाज में समावेशिता बढ़ती है। सत्ता की साझेदारी यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार में सभी की भागीदारी बढ़े, और जब सरकार में सभी की भागीदारी बढ़ती है तो समाज में समावेशिता, समावेशिता मतलब होता समानता बढ़ती है, लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और टकराव कम होता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना है, क्योंकि लोकतंत्र का जो आदर्श है ना बच्चों, उस आदर्श में ही सत्ता की साझेदारी को रखा गया है। यानी सत्ता में सबको हिस्सा मिलना चाहिए, ये लोकतंत्र का मूल आदर्श है, मूल भावना है, और ये कहीं ना कहीं सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। सभी लोगों को यह बताता है कि उसको सत्ता में सुनिश्चित स्थान मिला है। जब सत्ता का बंटवारा होता है तो यह सुनिश्चित होता है कि सभी समूह के साथ अन्याय ना हो, किसी भी समूह के साथ अन्याय ना हो। जब बंटवारा हो जाता है, सत्ता सभी वर्गों को मिल जाती है, तो ये फिक्स हो जाता है कि किसी भी समूह के साथ अन्याय ना हो, यानी सभी को अपने विकास करने का समान अवसर मिले। यानी सत्ता में साझेदारी यह भी तय करता है कि किसी विशेष वर्ग के साथ कोई अन्याय ना हो और सभी वर्ग को अपना विकास करने का पूरा पूरा मौका मिले। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा बच्चों। तो ये VVI है, इसको आप लोग बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। ये क्वेश्चन में देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन, दोनों का आंसर एक ही होगा। 16 में और 22 में पूछा है, ग्राम कचहरी का गठन और शक्ति लिखना है
या ग्राम कचहरी का संरचना और कार्य को लिखना है। तो मैंने बताया ना कि ग्राम पंचायत का या स्थानीय स्वशासन का न्यायिक व्यवस्था है, कोर्ट है, अदालत है, कौन? ग्राम कचहरी। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक व्यवस्था के लिए ग्राम कचहरी होती है। कचहरी होगा बच्चों, ग्राम कचहरी होती है, समझा? प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक व्यवस्था के लिए, फैसला करने के लिए, न्याय करने के लिए एक अदालत, एक कोर्ट होती है जिसका नाम ग्राम कचहरी है बच्चों। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। प्रत्येक वार्ड से पंचों को चुना जाता है। याद रखिएगा, मान लीजिए आपका 15 वार्ड है तो 15 पंच होंगे, हर वार्ड से एक पंच। जैसे हर वार्ड से मुखिया वाला में एक वार्ड मेंबर चुना जाता है, उसी तरह हर वार्ड से एक पंच चुना जाता है और पंच अपने में से एक सरपंच चुनते हैं। ये पंच ही अपने में से सरपंच चुनते हैं। लेकिन अब जो है बच्चों, सरपंच का चुनाव भी सीधे वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। जैसे आप लोग का चेयरमैन का चुनाव सीधे आप वोट करके होता है, वैसे अब सरपंच का भी चुनाव सीधे वयस्क मतदान द्वारा होता है। ठीक है, पहले जो पंच है वो अपने में से सरपंच चुनते थे। सरपंच की मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा एक न्याय मित्र और एक सचिव को मनोनीत किया जाता है। यानी जो न्याय मित्र और एक सचिव है बच्चों, न्याय मित्र और सचिव, इसको राज्य सरकार मनोनीत करती है। राज्य सरकार न्याय मित्र और सचिव को मनोनीत करती है। न्याय मित्र का काम सरपंच को राजनीतिक सलाह देना है। सरपंच को पॉलिटिक्स से संबंधित सलाह देने का काम न्याय मित्र का है, जबकि सचिव जो है वह ग्राम पंचायत, जो पंचायत होता है, ग्राम कचहरी जो होता है, उसके कागज की देखभाल करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा इसकी बनावट। इसकी बनावट समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, बनावट तो समझ में आ गया आप लोगों को कि ये न्यायिक व्यवस्था है। इसका प्रधान सरपंच होता है। प्रत्येक वार्ड से पंच चुने जाते हैं। पंच अपने में से सरपंच को चुनता है, लेकिन अब सरपंच का चुनाव भी वयस्क मताधिकार द्वारा हो रहा है बच्चों। और सरपंच की मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा एक न्याय मित्र और एक सचिव को मनोनीत किया जाता है। न्याय सचिव जो है, न्याय मित्र जो है बच्चों, सरपंच का राजनीतिक सलाहकार होता है, जो पॉलिटिकल के बारे में उसको सलाह देता है। और ग्राम सचिव जो है बच्चों, वह सरपंच के कागजातों को रखता है। तो ये इसका बनावट हो गया, संरचना हो गया, गठन हो गया। अब इसके अधिकार के बारे में देख लेते हैं। सरपंच जो है बच्चों, वो दीवानी और फौजदारी, यानी जमीन का मामला हो या मारपीट का मामला हो, दोनों का मुकदमा का फैसला कर सकता है। फौजदारी मुकदमे में, लड़ाई पीट के मामले में, वह 3 महीने तक की कारावास दे सकता है। अब कटा के 15 दिन कर दिया गया बच्चों, पहले 3 महीना था, अब 15 दिन कर दिया गया। 15 दिन तक का वो कारावास दे सकता है, यानी जेल में डाल सकता है। 1000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है बच्चों, और जो दीवानी मामला है उसमें वह 10,000 तक के विवाद का सुनवाई कर सकता है। यानी जमीन जायदाद के मामले में वह 10,000 तक की जमीन जायदाद का फैसला कर सकता है। उससे ज्यादा होगा तो आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये दीवानी और फौजदारी, यानी मारपीट संबंधी मामला और जमीन जायदाद संबंधी मामला, दोनों का फैसला करता है। लेकिन एक अपना बाउंड है, उससे ज्यादा वो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अगला है सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके की। ये 2018 में पूछा गया बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। सत्ता में साझेदारी का 2 तरीका है, क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण में सबको समान अधिकार दिया गया है, जिसमें कार्यपालिका आती है बच्चों, विधायिका आती है और न्यायपालिका आती है। ठीक है बच्चों, न्यायपालिका। और जो ऊर्ध्वाधर वितरण है बच्चों, इसमें पावर के अनुसार से वितरण किया गया। जो सबसे ऊपर है उसमें संघ यानी केंद्र आता है, उसके नीचे राज्य आता है, और सबसे नीचे स्थानीय स्वशासन आता है, स्थानीय स्वशासन। तो इस वितरण को कहते हैं क्षैतिज वितरण। और इस तरह के वितरण को, जिसमें पावर के अनुसार, शक्ति के अनुसार बांटा जाए, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों ऊर्ध्वाधर वितरण। तो क्लियर है, सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या? क्षैतिज वितरण, यानी सत्ता में क्षैतिज वितरण के अनुसार सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, में बांटा गया है। जो क्षैतिज वितरण है उसके अनुसार सरकार को 3 अंग किसमें बांटा गया? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बांटा गया है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कानून न मानने वाले को सजा देना। यानी यहाँ किसी पर किसी का दबदबा नहीं होता, सब अपने अपने क्षेत्र के लिए प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या किया गया है?
ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार को 3 अंगों में बांटा गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इसमें सर्वोच्च शक्ति किसके पास है बच्चों? केंद्र के पास होती है, उसके बाद उसके नीचे राज्य के पास होती है, उसके बाद उसके नीचे स्थानीय स्वशासन के पास होती है। लेकिन क्षैतिज वितरण में सरकार के तीनों अंगों को समान अधिकार दिया गया है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार को शक्ति के अनुसार बांटा गया है। सबसे ऊपर केंद्र, ठीक है बच्चों, उसके नीचे राज्य, यानी केंद्र से कम पावर है राज्य को, और राज्य से कम पावर है स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन, जिसमें हमारा मुखिया, चेयरमैन, मेयर, वार्ड मेंबर, पंच वगैरह आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऊर्ध्वाधर वितरण में पावर यानी शक्ति के अनुसार बंटवारा किया गया है। ज्यादा शक्तिशाली को ऊपर और सबसे कम शक्तिशाली को नीचे रखा गया है। और इसमें भी 3 ही अंग है बच्चों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। लेकिन क्षैतिज वितरण में सबको समान अधिकार के अनुसार बांटा गया है, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। ठीक है, ये 2018 में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज क्या है? पंचायती राज क्या है? देखिए, पंचायती राज का अर्थ होता है, राज होगा राज्य का। पंचायती राज का अर्थ होता है पंचायत द्वारा ग्रामीण कार्यों का संचालन। यानी पंचायती राज का मतलब होता है गांव के कार्यों का संचालन पंचायत के द्वारा किया जाना। जब ग्रामीण कार्यों का संचालन पंचायत द्वारा किया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में 3 स्तरों पर या 3 स्तरों की स्थानीय संस्थाओं द्वारा गठित की गई है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के समय में एडवाइस लेके बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हो गया पंचायती राज क्या है। तो पंचायती राज का अर्थ होता है पंचायत द्वारा गांव के कार्यों का संचालन। यानी जब पंचायत द्वारा गांव के कार्यों का संचालन हो तो उसको हम लोग पंचायती राज कहते हैं बच्चों। और पंचायती राज लिखा गया, राज किया मिलेगा। पंचायती राज में ग्रामीण क्षेत्रों को 3 स्तरों पर बांटा गया बच्चों। क्या क्या? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, ये 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। 12 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, जो 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वो 12 नंबर 21 में पूछा गया है। ठीक है, और 13 नंबर 22 में। 12 नंबर क्या कर रहा है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है विकेंद्रीकरण, यानी केंद्र के पास सब कुछ जाना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र के पास सब कुछ जाना। जब सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न कर उसका विभाजन, सॉरी मिस बोल दिया बच्चों। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि विकेंद्रीकरण केंद्र से अलग करना, सब चीज एक जगह केंद्र में न रखना। ठीक है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करके विभिन्न स्तरों में बांटना या विभिन्न स्तरों में होना। सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न कर इसका विभाजन विभिन्न स्तरों पर होना। यानी पूरा का पूरा पावर किसी एक को न दे देना, जैसे कि इंडिया में आप जानते हैं कि सत्ता का विभाजन निचले स्तरों तक होना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को भी सत्ता में भागीदारी मिले। और इसका अच्छा उदाहरण है पंचायती राज व्यवस्था। यानी सत्ता का ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है बच्चों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित ना होना। ठीक है, और इसका विभिन्न स्तरों में विभाजन होना, यानी सत्ता को बांट देना। जैसे हमारे यहाँ बताया ना, केंद्र है ऊपर में, उसके बाद राज्य है, उसके बाद स्थानीय स्वशासन है। एक मुखिया का भी अधिकार है बच्चे, एक मुखिया का भी वैल्यू है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता को किसी एक स्थान पर केंद्रित न करके उसका विभाजन विभिन्न स्तरों पर करना। ठीक है, और इस तरह करना कि निचले स्तर तक के लोगों को भी राजनीति में भागीदारी लेने का मौका मिले। ठीक है, उसको हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी हम कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मली ऐसे भी लिख लीजिए अगर आपको ये हार्ड लग रहा है, कि सत्ता को विभिन्न स्तरों में बांट देना
ठीक है, और उनके अधिकार तय कर देना, अधिकार तय कर देना, ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सत्ता को विभिन्न स्तरों में बांट देना और उनके अधिकारों को तय कर देना कि आपका क्या क्या अधिकार है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं, यानी ताकि इसका लक्ष्य हो ताकि स्थानीय लोग भी, लोकल कम्युनिटी भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे, और जिसका सीधा उदाहरण हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है। अगला, केंद्र शासित राज्य किसे कहते हैं? वह प्रशासनिक क्षेत्र जो सीधे भारत सरकार यानी केंद्र के द्वारा शासित किया जाता है, वह क्षेत्र जहां पर राज्य का कोई अधिकार, कोई ऐसा विवादित क्षेत्र होता है जहां पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है, जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित किया जाता है, उसको हम लोग केंद्र शासित राज्य कहते हैं। यानी वह क्षेत्र, वह प्रशासनिक क्षेत्र जो सीधे केंद्र सरकार यानी केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है, जिसको सीधे भारत सरकार शासित करती है, कंट्रोल करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र शासित राज्य कहते हैं। वह राज्य, वह क्षेत्र जो सीधे भारत सरकार द्वारा यानी भारत सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है, शासित होती है, उसे केंद्र शासित राज्य कहते हैं। राज्यों के विपरीत केंद्र शासित राज्य को अपनी निर्वाचित सरकार नहीं होती है। केंद्र जैसे राज्य में होता ना, इलेक्शन होकर चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा सरकार कंट्रोल करती है उसको, ऐसा बात केंद्र शासित राज्यों में नहीं होता है, वहां निर्वाचित सरकार नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। ठीक है, और भारत में फिलहाल 8 केंद्र शासित राज्य है। भारत में कितने केंद्र शासित राज्य? 8। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नगर निगम के कार्य को। देखें, ये भी 11 में, 15 में, 18 में, 20 में, 21 में और 22 में पूछा है, और इसको भी मैंने ऐसे लिखा बच्चों ताकि ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आपका काम आ जाए, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा जाता है। तो नगर निगम का काम क्या बच्चों? नगर निगम का काम है नगर में नालियों, शौचालय आदि की व्यवस्था करवाना, उसकी देखभाल करना ताकि पानी जाम न हो, गंदगी ना फैले, कूड़ा करकट और गंदगी की सफाई करवाना। ठीक है, नगर की स्वच्छता पर ध्यान देना, पीने का पानी उपलब्ध कराना, क्योंकि अब जल टैक्स ले रहे हैं 3%, तो पीने का पानी उपलब्ध कराना भी आपका काम है। गलियों, पुलों और उद्यानों में तथा बगीचों की सफाई और निर्माण कराना, गलियों का निर्माण कर सफाई करवाना, पुलों का निर्माण करवाना, बगीचे का निर्माण करवाना, उनकी देखभाल करवाना, ये सब नगर निगम का काम होता है। जन्म और मृत्यु दर का पंजीकरण करवाना ताकि यह पता चले कि कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं। प्रारंभिक स्तर पर सरकारी विद्यालय, पुस्तकालय और आजाद घर यानी म्यूजियम की स्थापना करना, यानी अब कॉलेज तो स्थापना कर नहीं सकता नगर निगम, प्रारंभिक स्तर पर 1 से लेकर 5 तक का विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उसका स्थापना करना, पुस्तकालय खुलवाना और म्यूजियम खुलवाना भी ग्राम पंचायत का कार्य है। इसके अलावा और भी कुछ कार्य है बच्चों, जैसे आग बुझाने का प्रबंध करना ताकि अचानक आपदा आ जाए, आग लग जाए तो उसको बुझा दिया जाए। ठीक है बच्चों, शमशान घाट और कब्रिस्तान का देखभाल करना, नगरों में बस चलवाना ताकि यातायात सुलभ हो, नगरों की जनगणना करवाना ताकि पता चले पॉपुलेशन कितना हो, खतरनाक व्यापार को रोकथाम, खतरनाक व्यापार मतलब नहीं होता है आपको, जो डेंजरस चीज होते हैं उनके व्यापार का रोकथाम करना, दुग्धशाला, डेयरी फार्म की स्थापना करवाना। तो मैंने मोटा मोटी ढेर सारे कार्य लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, 7 8 9 10 11 12 बहुत लिख दिया। अब 6 काम कार्य भी आपको इनमें से जो जो इजी लगता है 6 से 7 कार्य याद रख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में काम आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया ना कि सत्ता 3 स्तरों पर ऊर्ध्वाधर रूप से बटी है, जिनमें सबसे ऊपर होता है केंद्र, उसके नीचे होता है राज्य और उसके नीचे होता है स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार। यानी जब
सत्ता को उसकी शक्ति के आधार पर बांटा जाए। सत्ता को उसकी शक्ति के आधार पर बांटना सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। सबसे ऊपर हमने जिसमें 3 स्तर में बांटे गए हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। यानी सबसे ऊपर केंद्र सरकार को रखा गया है, जो बताता है कि सबसे ज्यादा शक्ति केंद्र के पास है। फिर राज्य सरकार को रखा गया है, जो बताता है कि उससे कम शक्ति राज्य के पास है। और अंत में स्थानीय स्वशासन को रखा गया है, जो यह बताता है कि सबसे कम शक्ति स्थानीय स्वशासन के पास है। तो सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसकी शक्ति किस ज्यादा है। और ये शक्ति के आधार पर जिसकी शक्ति ज्यादा है उसको सबसे ऊपर रखा गया है। जैसे केंद्र को सबसे ऊपर, उससे कम है राज्य और सबसे नीचा है स्थानीय स्वशासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार लिखे, यानी ग्राम कचहरी का जो अधिकार है उसको लिखना। ध्यान दीजिएगा, ग्राम कचहरी गांव की न्यायिक व्यवस्था है। एक तरह से कह सकते हैं उसको हम लोग न्यायालय है, कोर्ट है, अदालत है। ठीक है, यह राज्य की पंचायती राज जो है, पंचायती राज व्यवस्था की न्यायिक व्यवस्था है, अदालत है, मुकदमों का फैसला करती है। यह दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमों का फैसला करती है। यह दीवानी मामले में 10,000 रुपए तक की सुनवाई कर सकती है और संपत्ति के बंटवारे में अपना योगदान भी निभा सकती है। अगर आपके किसी गांव में 2 भाइयों में या किसी परिवार में झगड़ा हो गया है बंटवारा कराने के लिए, तो यह कचहरी उसका फैसला भी कर सकती है। और फौजदारी मामलों में यह 15 दिन तक की सजा सुनाती है। मैंने इसके पहले आपको बताया ना कि 3 महीना था पहले, अब उसको घटा के 15 दिन कर दिया गया। तो 15 दिन तक की सुनवाई यह कर सकती है। और इसके अलावा वो जुर्माना भी लगाती है। अगर कोई उनकी बातों को नहीं मानता है तो जुर्माना भी लगाती है, 10,000 रुपए तक का वो जुर्माना लगा सकती है। सरपंच की मदद के लिए, उनको सलाह देने के लिए एक न्याय मित्र और एक सचिव राज्य सरकार मनोनीत करती है, जो उनको कानून की जानकारी देता है ताकि वह कोई गलत सलाह या गलत न्यायिक कार्य न कर बैठे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघात्मक और एकात्मक सरकार में अंतर। फिर बच्चों प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, मैं आपको बता देता हूं। संघात्मक शासन में शक्ति का विभाजन होता है, जबकि एकात्मक शासन में शक्ति का विभाजन नहीं होता है। यानी संघात्मक शासन में शक्ति केंद्र और राज्य के बीच बटी रहती है, लेकिन एकात्मक शासन में शक्ति का विभाजन नहीं होता। पूरा का पूरा पावर किसके पास होता है? निर्णय लेने की शक्ति केंद्र के पास होती है। तो संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था में पहला अंतर हो गया कि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति का विभाजन नहीं होता है, पूरी की पूरी शक्ति केंद्र के पास होती है। जबकि दूसरा अंतर अगर हम देखें, इसमें प्रत्येक स्तर के सरकार की अपनी स्वतंत्रता होती है। जो संघीय शासन व्यवस्था है, यहां पर लिख दीजिएगा, संघीय शासन व्यवस्था में, संघीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की सरकार की अपनी स्वतंत्रता होती है। संघीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की सरकार की अपनी स्वतंत्रता होती है, जबकि एकात्मक सरकार में राष्ट्रपति को स्वतंत्रता रहती है और वही देश का संचालन करते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में पूरा पावर राष्ट्रपति के पास रहता है, केंद्र के पास रहता है, और वह राष्ट्रपति पद होता है, वह प्रधानमंत्री पद नहीं होता है, और राष्ट्रपति पूरा संचालन करता है। जबकि संघीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का भी कुछ अधिकार है, मुख्यमंत्री का भी अधिकार है, प्रधानमंत्री का भी अधिकार है। यानी कहीं ना कहीं संघीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की सरकार स्वतंत्र होती है अपने स्तर पर काम करने के लिए। उनको जो अधिकार दिया गया उस अधिकार पर काम करने के लिए वो स्वतंत्र होती है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में जो शक्ति का संचालन होता है उसके लिए केवल राष्ट्रपति स्वतंत्र होते हैं, वही सारी चीजें करते हैं और देश का संचालन करते हैं। उनमें कहीं भी प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं होता है। मुझे तो गला खराब है, आवाज थोड़ा सा मेरे अंदाज से 19-20 हो रहा होगा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 18वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है? याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग का कार्य सरकार की पंचायती राज संस्थाओं की
को सरकार के पंचायती राज व्यवस्थाओं, एक मिनट, राज्य वित्त आयोग का कार्य राज्य की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का जांच करना है। इसका जांच करना है बच्चों, वित्तीय स्थिति का जांच करना है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर ही राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को अनुदान दिया जाता है। यानी कहने का मतलब होता है पंचायती राज व्यवस्था में जो वित्तीय स्थिति है गांव की, जो पंचायती राज का फाइनेंशियल कंडीशन है, कितना पैसा देना चाहिए, कितना डेवलपमेंट करना चाहिए, इस सब का जांच करने का काम राज्य वित्त आयोग का है। राज्य वित्त आयोग यह जांच करती है कि पंचायतों को कितना अनुदान देना चाहिए और उसी की अनुशंसा पर, उसी के सर्वेक्षण के बाद राज्य सरकार जो है अनुदान देती है पंचायतों को, और उसी अनुदान से राज्य सरकार डेवलप करता है, अपना विकास करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था? सोवियत संघ के विघटन का, एक मिनट, सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था? ठीक है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ के विघटन का कारण हम लोगों को समझना है। सोवियत संघ तो आपको मालूम है रूस की देखरेख में बना था, रूस ने बनाया था, एक सोवियत विचारधारा के लोगों का समूह था सोवियत संघ। और सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण क्या रहा? मतलब कारण तो कई थे, इनमें से कुछ कारण को हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि सोवियत संघ जो था वो धीरे धीरे करके, पहले तो बहुत मजबूत था, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कमजोर हो रही थी। यानी सोवियत संघ का आर्थिक और राजनीतिक, सोवियत संघ का आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर हो जाना पहला उसके विघटन का कारण रहा कि सोवियत संघ जो है आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से क्या हो गई? कमजोर हो गई। और उसका आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होना ही उसके विघटन का पहला कारण बना। दूसरा, सोवियत संघ की सेना में पूरा दबदबा रूस का था, 75% सेना रूस की थी और ऊंचे ऊंचे पदों पर रूस की ही सेना थी, रूस के ही अधिकारी थे। इसीलिए जो दूसरे देश थे सबको इससे नाराजगी होने लगी और कहीं ना कहीं उनके अंदर रूस के प्रति एक वैषम्य, एक अलग टाइप का भाव पैदा होने लगा। उनको लगने लगा कि वो रूस के साथ मिलकर नहीं रह सकते, क्योंकि सोवियत संघ का लीडर जो था रूस ही था। ठीक है, सोवियत संघ तो कई देशों का संगठन था, उसका लीडर रूस था। सेना पर अधिक खर्च करना ये भी इसके विघटन का कारण है, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपका फाइनेंशियल स्थिति खराब है, आप पूरा पैसा सेना पर खर्च कर रहे हैं, जिससे आर्थिक विकास क्या हो रहा था? कम हो रहा था बच्चों। यानी सेना पर अधिक खर्च करना जिससे आर्थिक विकास कम हो जाना, ये भी सोवियत संघ के विघटन का कारण रहा। सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों में स्वतंत्रता की भावना पैदा होना, जैसे सोवियत संघ में आज का जो यूक्रेन है, बेलारूस है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, सब सोवियत संघ में शामिल थे और सोवियत संघ के अधीन थे। इन लोगों के अंदर भी सोवियत संघ से अलग होकर अपनी स्थिति को मजबूत करने की भावना पैदा होने लगी, इसीलिए वे लोग धीरे धीरे करके अलग होने लगे और वह उसके विघटन का कारण बना। मिखाइल गोर्बाचोव जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने सुधार की नीति अपनाई और वह नीति क्या थी? ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, जिसको हम कहते हैं खुलापन और पुनर्गठन। यानी उन्होंने खुलापन अपनाया, व्यापार में खुलापन अपनाया, कोई भी आके व्यापार करेगा। और ये तो पूंजीवाद के नियम थी खुलापन, तो लोगों को लगा कि जब पूंजीवाद का नियम अपना ही रहा सोवियत संघ, तो क्या फायदा सोवियत संघ के साथ रखे। इसलिए धीरे धीरे करके उनसे जो विभिन्न देश थे वह निकलने लगे और सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, ये पूछता है कि ग्लासनोस्ट हिस्ट्री में भी आपको ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का नियम या नीति किसने अपनाई थी? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने। ठीक है बच्चों, ये 19 समझ में आ गया। सोवियत संघ के विघटन का कारण आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होना, सेना पर पूरा दबदबा रूस का होना, सेना पर अधिक खर्च करना, आर्थिक विकास पर कम ध्यान देना, विभिन्न गणराज्यों में स्वतंत्रता की भावना पैदा होना और मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा
ग्लासनोस्ट और प्रेस्ट्रोइका यानी खुलापन और पुनर्गठन की नीति को अपनाना। ठीक है बच्चों, बच्चों अब थोड़ा सा बचाओ, 2-3 क्वेश्चन बचाओ, उसको देख के शॉर्ट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दोहरी शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, भारतीय संविधान में 2 स्तर की सरकारें हैं, पहला केंद्र स्तर, दूसरा राज्य स्तर, और इनके बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। इसी को कहते हैं दोहरी शासन व्यवस्था। इसको हम लोग तो कई बार पढ़ चुके हैं। यानी भारत के संविधान में 2 स्तर की सरकार है, पहला है केंद्र स्तर और दूसरा है राज्य स्तर, और इन दोनों स्तरों के बीच सत्ता की या शक्ति की या पावर का बंटवारा कर दिया गया है बच्चों। इसीलिए इसको हम लोग दोहरी शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 2025 में इसी साल पूछा गया। सोच सकते हैं आप ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बच्चों, अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कौन सी बातें बताती है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी कहने का मतलब होता है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले किन्हीं 2 प्रावधानों को लिखे। यानी भारत में क्या चीज है, भारत के संविधान में क्या है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। एक बार मैं फिर उससे बोल दूं बच्चों, आज तो मेरा गला खराब है, आवाज साउंड थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा। बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाए थे, इसीलिए हम आज वीडियो बनाने बैठे हैं जबकि गला खराब है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के 2 प्रावधान क्या है, यानी कौन सी 2 बातें हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है, ये 2025 में पूछा गया था। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले प्रावधान निम्न है। हम 2 प्रावधान लिख दिए, 2 ही पूछा था लेकिन मैंने 3 लिख दिया है, अगर 3 पूछेगा तो वो लिख दीजिएगा, जबकि 2025 में 2 प्रावधान ही पूछा गया था। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाला पहला प्रावधान क्या है कि भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। जैसे श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है बच्चों, बौद्ध। पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म क्या है, इस्लाम। लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म या राजकीय धर्म नहीं है। यह बताता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को भारत सम्मान देता है। भारत में सभी व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, सब मान सकते हैं, आप अपनी इच्छा से अपना धर्म मान सकते हैं, और कानून के नजर में सभी धर्म समान है। धर्म के आधार पर हमारे यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ये सब बातें बताती है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कौन सी बात है कि भारत का कोई भी अपना राजकीय धर्म नहीं है, सभी लोग अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए बिना। और कानून की नजर में सभी धर्म समान है, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिएगा। ये हमारा इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद मैं अपने वीडियो को समाप्त करूंगा बच्चों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। इस तरह की ढेरों जानकारियां आपको मैं देने वाला हूं। अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका मैट्रिक और 10th का एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाने वाला है बच्चों। ठीक है, चलिए तो फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो हम सब जानते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है बच्चों। क्यों है संघीय शासन प्रणाली, क्योंकि संघीय शासन प्रणाली को ही संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ मैंने संसदीय लिख दिया है, आप इसको संघीय भी लिख सकते हैं, क्योंकि भारत में संसदीय या संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है, क्योंकि यहाँ सरकार को केंद्र स्तर और राज्य स्तर में बांट दिया गया है। यानी भारत में सरकार को केंद्र स्तर और राज्य स्तर में बांट दिया गया बच्चों। ठीक है, इसीलिए भारत में संघीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। और संविधान के अनुसार भारत एक संप्रभु राज्य है, यानी पूरा का पूरा अधिकार, पूरा का पूरा पावर जनता के पास है। समाजवादी राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये सब भारत के शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। भारत में संघीय या संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता का विभाजन केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है बच्चों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।